आ जाते हैं हम लोग बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बेंजीन को आइसोलेट करने वाले साइंटिस्ट थे फैराडेज, और बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग C6H6 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग एरोमेटिक स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फेनाइल से इसको टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पीएच बोलते हैं, या फाई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। और अब हम लोग को ये देखना है कि बेंजीन पे कितने डबल बॉन्ड हैं, तो उसको देखने के लिए हम लोग ओजोनोलिसिस कराते हैं। यानी कि ओजोनोलिसिस ही एक इकलौती ऐसी रिएक्शन है जो हमें बता पाएगी पोजीशन और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड के नंबर कितने हैं और कितनी और किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। फिर आ जाते हैं उसको देखने के लिए हमें ओजोनाइड कंपाउंड बनाना आना चाहिए। तो हमने एक ये एग्जांपल लेके दिखाया है कैसे ओजोनाइड कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, पूरा बॉन्ड ब्रेक कराना है। ब्रेक कराने के बाद एक तरफ 2 ऑक्सीजन ऐसे अटैच कर देना है और एक तरफ सिंगल ऑक्सीजन ऐसे अटैच कर देना, जैसे हमने ये दिखाया है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, एक तरफ 2 ऑक्सीजन एक तरफ सिंगल ऑक्सीजन, और सिंगल ऑक्सीजन को जेडेनल रूप में निकाल देना है। फिर इसके बाद इस बॉन्ड को पूरा ब्रेक करा देना है और ये CH2O 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएंगे, यानी कि CH2O के 2 मॉलिक्यूल बन गए। इसी को हम लोग HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग अब बेंजीन के ट्राईओजोनाइड कंपाउंड को बनाते हैं और बता देते हैं कि यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है, 2। तो ये हमने बेंजीन के इस बॉन्ड को ब्रेक करके इस बॉन्ड को ब्रेक करके हमने क्या किया है, ऑक्सीजन दिया है, और एक साथ हमने बोला था 2 ऑक्सीजन को देना है और फिर एक सिंगल ऑक्सीजन को देना। तो ये हमने क्या दिया, कार्बन के राउंड ये सिचुएशन हमने बनाई हुई है। यानी ट्राईओजोनाइड बना करके हमने बता दिया कि यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 3 डबल बॉन्ड है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर केकुले के स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं कि केकुले ने क्या बोला था। केकुले ने ये बताया था कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो साइक्लिक होता है और ये अपने अल्टरनेट मैनर में सिंगल और डबल बॉन्ड को रखता है, यानी कि उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर इस कंडीशन में, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब एक साइक्लोहेक्सेन हो और उसमें डबल बॉन्ड इन साइक्लोहेक्सीन की सिचुएशन आ जाए और उसको हाइड्रोजनेशन कराते हैं, तो जो हीट निकलती है -119.4 किलो जूल पर मोल निकलती है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं 2 लगा दिए जाएं, यानी कि 3 लगा दिए जाएं, अगर हम देखते हैं तो ये 3 हाइड्रोजनेशन अगर हो रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि 1 का और गुणे 3 कर देते हैं, तो हमें कुल मिलाकर के 3 डबल बॉन्ड के हाइड्रोजनेशन में निकलने वाली एनर्जी यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती, क्योंकि ये हमें एनर्जी पता चल जाएगी। लेकिन सच्चाई क्या थी, जब हमने हाइड्रोजनेशन कराया तो हमने देखा जो एनर्जी निकली वो केवल निकली -208.6 किलो जूल। तो ये हमने जो ऊपर वाली एनर्जी जो -358.2 किलो जूल निकाली है, ये वाली ये कैसी है, हाइपोथेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी, जो कि केवल हमने इस अनुमान के आधार पर कर दिया था कि एक सिंगल जो डबल बॉन्ड सिचुएशन है उसमें हाइड्रोजनेशन कराने के लिए -119.4 किलो जूल है, इसलिए 3 का तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन सच्चाई में एक्सपेरिमेंटल जो यहाँ पर कंडीशन आई बेंजीन की, एक्चुअल जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आया वो कम आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन का जो रियल स्ट्रक्चर है वो स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो कम निकल रही है। कम निकलने का मतलब है कि जो रियल में बेंजीन का स्ट्रक्चर है उस पर एनर्जी कम है। जब एनर्जी कम है इसलिए निकाल भी कम रही है, और एनर्जी कम है इसलिए स्टेबल भी है। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर से एनर्जी कम निकलेगी, यानी कंपाउंड पहले से स्टेबल रहा होगा। तो आ जाते हैं हम लोग, अगर हम लोग देखते हैं रियल में इतनी एनर्जी होनी चाहिए थी, मिली इतनी, यानी कि हम लोग अगर बात करते हैं तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी थी वो लगभग 150 किलो जूल पर मोल के बराबर थी। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पर हमें निकली वो किस रूप में निकल गई, रेजोनेंस एनर्जी के रूप में। यानी कि जो बेंजीन है उसमें रेजोनेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से कंपाउंड स्टेबल हो जाता है और अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है, क्योंकि स्टेबिलिटी तभी आती है जब एनर्जी रिलीज कर देता है। तो कुल मिला के हमें ये बात समझ में आ गई कि जो 150 किलो जूल एनर्जी है वो क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है। और आगे इन्होंने बोला बेंजीन ऑफ द क्विकले इज 150
किलो जूल लेस स्टेबल देन द एक्चुअल बेंजीन। क्योंकि अगर केकुले का स्ट्रक्चर हम लोग बात करें जिसमें 3 बेंजीन थी, 3 डबल बॉन्ड थे, तो 150 किलो जूल एनर्जी क्या रखता था वो ज़्यादा, जबकि रियल में जो बेंजीन थी वो 150 किलो जूल कम रखता था, क्योंकि वो रेजोनेंस एनर्जी ग्रुप पे रिलीज कर चुका होता है और स्टेबल हो चुका होता है। अब हम लोग आ जाते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, फिर इसके बाद 3 डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है -119.4 किलो जूल एनर्जी होती है, यहाँ पर -238.8 किलो जूल एनर्जी होती है। और अभी हमने देखा अगर बेंजीन यानी तीनों के तीनों अगर डबल बॉन्ड अल्टरनेट मैनर में आ जाते हैं तो -208.6 किलो जूल एनर्जी हो जाती है। अगर ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा बी की एनर्जी होगी, फिर बेंजीन की होगी, फिर सबसे लास्ट में सिंगल यानी जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड है। तो ये हम लोग को ऑर्डर याद रखना होगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, तो देखते हैं यहाँ पर एनुलिन के बारे में दिया गया है। एनुलिन के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ये एक तरह का साइक्लोएल्कीन ही होती है जिसमें कंप्लीट रिंग रेजोनेंस होता है। तो ये यहाँ पर दिया गया है कंप्लीट रिंग रेजोनेंस होना चाहिए, और कैसे होना चाहिए, साइक्लोएल्कीन। बेंजीन भी एक एनुलिन होती है, क्योंकि इस पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इसको 6 एनुलिन बोलते हैं। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 एनुलिन बोलते हैं, अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 14 एनुलिन बोलते हैं। और ढेर सारे कंपाउंड हो सकते हैं एनुलिन के, लेकिन हम लोग को और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतने से काम हमारा हो जाएगा। अब आ जाते हैं केकुले साहब की कुछ कमियों को देखते हैं, उन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया था, ये पॉइंट हमें याद रखना होगा। अभी हमने देखा था केकुले का जो स्ट्रक्चर था वो स्टेबल कम था, और यानी कि कुल मिलाकर ये स्टेबिलिटी के बारे में चर्चा नहीं कर पाता, कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। फिर आगे अकॉर्डिंग टू केकुले बेंजीन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, ये बहुत उनकी खराब बात थी। उन्होंने बोल दिया था कि डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि वो क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रोफिलिक उसको अट्रैक्शन यानी बेंजीन पे नहीं हो पाता था। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं हो पाता था तो इसको बाद में हमने पता किया, इसमें क्या होता था, केवल क्या होता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाता था, एडिशन रिएक्शन नहीं होती थी। यानी कैलकुलेट के दो जो कमियां हैं वो हमें याद रखनी पड़ेंगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए हैं जो बेंजीन डेरिवेटिव होते हैं, हमें पता है नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, टॉलुइन, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड। और अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको ध्यान रखना चाहिए हम लोग को, ये कंपाउंड काफ़ी बना करता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको क्यूमिन बोलते हैं, N2Cl को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, यहाँ बेंजो हम लोग नाइट्राइल CN बोलते हैं। हम लोग ऐसे कंपाउंड को याद कर रहे हैं जो हमारे कोर्स पे जरूरी है, हर हाल में उसको याद रखना, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, अगर ये COOH ग्रुप है, यहाँ पर CHO हमने आइसोप्रोपाइल बताया था कि COOH ग्रुप को हम लोग प्रियोरिटी रखते हैं, इसलिए 4 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड बोलते हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग इसकी बात करते हैं तो 1 पे CHO ग्रुप होगा, नेमिंग कर देते हैं OH यहाँ पर 4th नंबर पे है तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल देते हैं। अगर इस कंपाउंड की चर्चा कर लेते हैं तो इस कंपाउंड की एक खास बात यह है जो नीचे दिया गया है कि यहाँ पर पहले नंबर पे CN है, ठीक है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। 3 नंबर में क्या है, या तो पूरा एसिटिल ग्रुप हम बोल सकते हैं कि स्टाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, या तो हम लोग मेथिल और फिर क्या ऑक्सो ग्रुप लगा है। तो इसलिए हम लोगों ने देखो एक तरीका है 3 ऑक्सो मेथाइल बेंजोनाइट्राइल या 3 एसिटाइल बेंजोनाइट्राइल, दोनों हम बोल सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। फिर आगे आ जाते हैं हम लोग कुछ नेमिंग के बारे में, पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया है बेंजीन पे, ये ब्रोमीन लगा है, और यहाँ पर फिर क्या लगा हुआ है, ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अल्फ़ाबेटिकल आधार पर हमें यहाँ पर नाम रखना है। ब्रोमीन बी पहले आ रहा है तो इसलिए 1 ब्रोमो पोजीशन पे 3 क्लोरो लगाना पड़ेगा, या इसको दूसरा बोल सकते हैं, मेटा पोजीशन पे क्लोरो है तो इसको पूरा बोल देंगे ब्रोमो बेंजीन, यानी अल्फ़ाबेटिकल आधार। सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर हम लोग बात करते हैं बी पहले आता है और सी बाद में आता है, आई बाद में आता है, इसलिए 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 आइडो बेंजीन बोल देते हैं। नीचे वाले कंपाउंड को देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 2,4,6 डाइनाइट्रोटॉलुइन बोल देते हैं, ये कंडीशन हमें पता होती है। अब यहाँ पर ये नेमिंग हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले कंपाउंड की एक खास बात ये होती है, हमें ये देखना होता है कि नंबरिंग हम वहीं से करते हैं या उधर ही हम घुमा कर करते हैं जिधर जो नंबर्स है वो कम से कम हमको मिले। देख लेते हैं यहाँ पर अगर देखो ये नीचे दिया गया है 1 2 3 5, जबकि यहाँ पर देखते 1 3 आ गया, सीधे 2 नहीं आया। अगर इस पे बात करते हैं तो 1 2 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर 4 और 6 आया, जबकि यहाँ पर 3 और 5 था। यानी कि हम लोग को नंबरिंग ऐसी करनी है कि हम पहले से पहले उस कंपाउंड को नंबर या नंबरिंग में ला सकें। आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देखना होगा, यानी कि ये वाली बात बिल्कुल सही है जो नंबरिंग की गई है, और इसका नाम हम लोग ये आराम से इसको अब देख सकते हैं। नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, मतलब
फिर हम लोग आ जाते हैं इस वाले अगले वाले पार्ट में। तो यहाँ पर ये जो नंबरिंग दी गई है इसको ठीक से देखते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। हम लोग नंबरिंग, अब यहाँ पर कई ग्रुप हैं मौजूद हैं तो हम लोग नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से, तो यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5, और ये कुल मिलाकर के यहाँ पर ब्रोमीन से अगर शुरू करते हैं तो क्या होता है, बीच में ये गैप आ जाता है। लेकिन जब हम क्लोरीन से शुरू करते हैं तो गैप कोई भी नहीं आता, इसलिए यहाँ पर अल्फ़ाबेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लगातार हम लोग उसको नंबरिंग को काउंट कर सकें, ले सकें। फिर नीचे आ जाओ, इसी तरीके से हम लोग अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग सिचुएशन कर सकते हैं। अगर ये वाला बात करते हैं, अगर इधर घूम गए तो ये फिर गैप आ जाएगा। फिर अगर हम लोग 1 2 इधर आ गए तो फिर से यानी गैप वाली बात को दोनों को नहीं लेनी, बात यही सही है। अब आ जाते हैं हम लोग एरिनियम आयन के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन की जो मेन रिएक्शन हुआ करती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों होती है, देखो क्या होता है। पहली बात यहाँ पर जैसे हमने बताया था कि जो एल्कीन हुआ करती है वो क्या करा करती, उसके जो पाई बांड हुआ करते एक्सपोज होते हैं, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ये एल्कीन का डबल बांड टूट जाता है और इजिली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पर बेंजीन को देखते हैं, इसका डबल बांड रेजोनेंस में होने के कारण जल्दी से ब्रेक नहीं होता, इसलिए जब भी कोई इस पाई बांड को देख करके अट्रैक्ट होने आता है तो एडिशन रिएक्शन यानी बांड को ब्रेक नहीं करा पाता, उसके जगह क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपना फिट होता है वहाँ पर। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल का आना, और हाइड्रोजन को हटाकर अपना लग जाता है, सब्स्टिट्यूशन करा जाता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ई लग गया यानी इलेक्ट्रोफाइल लग गया, H+ अपना सेपरेट हो गया। अब आगे आ जाते हैं हम लोग कैसे इस रिएक्शन को करते हैं। तो इस रिएक्शन को करने के लिए जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो किस तरह से आएगा, देखो एक तो फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया जाएगा, ब्रेक करेगा तो CH3+ अटैक करेगा। अगर फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन लेते हैं तो CH3CO ले लेंगे, यहाँ पर ये ब्रेक करके CH3CO और ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। फिर अगर हम लोग ब्रोमीन ले लेते हैं Br2 तो Br टूट करके एक प्लस और एक माइनस में चला जाएगा, तो ब्रोमिनेशन के समय ऐसा करते हैं। सेम चीज़ क्लोरिनेशन में देखेंगे हम लोग, Cl तोड़ करके। और नाइट्रेशन पे अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है एक, और ये SO3 का फॉर्मेशन होता है सल्फोनेशन में, तो हम लोग इनको अटैक कराते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी, जब बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इतनी आसानी से सिस्टम नहीं समझ में आता है हमको, उसके लिए हमको पूरी एक मैकेनिज्म को समझनी पड़ती है, जिसके बीच में एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग एरिनियम आयन बोलते हैं। तो आ जाते हैं वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है और कैसे मैकेनिज्म करता है वो समझ लेते हैं। देखो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो क्या करता है, वो बांड को ब्रेक कराता है, लेकिन एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और क्या करता है, उस समय ये बांड को शिफ्ट करा करके यहाँ पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर देगा, यहाँ पर प्लस चार्ज बना देगा। अब देखो ये जो कंडीशन आ जाती है, ये वाली कंडीशन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया, ये हाइड्रोजन तो पहले का उसके पास था, यहाँ पर जो प्लस चार्ज है ये क्या करता है, यहाँ पर इतने में ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं कितने मूव करता है, क्योंकि इतने रीजन पे जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किए, ये रीजन जो हम दिखा रहे हैं, इस रीजन पे कोई भी रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए हम लोग ये जो सर्कल दिखाते हैं, ये जो यहाँ पर इस कंपाउंड में जो सर्कल दिखाते हैं पूरा नहीं दिखाते, क्योंकि जो प्लस चार्ज है रेजोनेंस में केवल उतनी कंडीशन पे रहता है। इस समय ये जो एरेनियम आयन का फॉर्मेशन होता है एरोमेटिक कैरेक्टर को पूरी तरह से खत्म कर देता है, क्योंकि कंप्लीट रिंग रेजोनेंस नहीं होता। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बारे में, कब बनता है, जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही होती है, और उस समय एरोमेटिक कैरेक्टर पूरी तरह से क्या होता है, खत्म हो जाता है, कंप्लीट रिंग रेजोनेंस ना होने के कारण। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये कोई एक टर्मिनल एल्काइन की सिचुएशन है और उस पर एक कोने पे OH ग्रुप लगा हुआ है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा रहे हैं। इसका मतलब है CH3MgI केवल एक जगह से ही रिएक्शन करेगा, चाहे इस OH से H+ को हटाकर रिएक्शन कराएं और चाहे CH ट्रिपल बॉन्ड CS से कराएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टूटता है तो CH3 में प्लस चार्ज आता है, जबकि MgI यहाँ पर जब ये टूटता है तो ये इस पे निगेटिव चार्ज आता है, इस पे प्लस आता है, और ये जब H टूटेगा तो यहाँ H+ आता है, H+ निकल जाता है। लेकिन किसका प्लस निकलेगा ये इंपॉर्टेंट जानना है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादा एसिडिक होगा,
चाहे OH ग्रुप चाहे CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एल्काइन का हाइड्रोजन वो जल्दी निकल जाएगा, यानी वो जल्दी एसिडिक स्ट्रेंथ को अपने दिखाने के लिए H+ रिलीज कर देगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एल्कोहल है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, इसलिए अपने H+ को निकालेगा। इसलिए CH3 जो है किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, CH3 H के साथ निकल के CH4 बना देगा और यहाँ पर साथ में बन जाएगा Mg के साथ ये कंपाउंड, तो इसको हम जोड़ करके कंपाउंड बना देंगे MgI। साथ में इसके साथ जुड़ा रहेगा एक कंपाउंड, कौन सा, इस तरह बॉन्ड बना करके क्या, O CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी बची हुई चीज़ को ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब आगे आ जाते हैं, क्या दिया गया है, ये अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पर कि CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है, जिसको हमें HCl के साथ रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की दोनों की सिचुएशन दी रहेगी और हमें केवल 1 मोल HCl से अगर रिएक्शन कराना है तो Cl माइनस और H+ में Cl माइनस अटैक वहाँ करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे, यानी जिस कार्बन पे हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे, यानी कि मार्कोनी का रूल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर एल्काइन के कार्बन पे अटैक कराएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज मोर इजली गवर्न इन एल्कीन आर एल्काइन, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन में आसान होती है कि एल्काइन में। तो हमने देखा कि सिलेंड्रिकल नेचर होता है पाई बॉन्ड में, किसमें, एल्काइन में, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मुश्किल हो जाती है। आ जाते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, बेसिकली वो एक ऑर्डर है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो एक ऑर्डर है किसका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। तो उसमें हम लोग को सबसे पहले एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम को सबसे आगे रखना होगा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले कॉन्जुगेटेड सिस्टम को देखते हैं, यानी सबसे तेज़ी से रिएक्शन करने वाला होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। दूसरे नंबर पे एल्कीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर इसके बाद एल्काइन होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी हमने देखा था एल्काइन जो है वो पीछे होगा एल्कीन से, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड सिलेंड्रिकल नेचर शो करता है। सबसे लास्ट में बेंजीन होगा, क्योंकि बेंजीन पे अगर हम लोग डबल बॉन्ड को ब्रेक करा देते हैं, एडिशन रिएक्शन करा देते हैं, वहाँ पर एरोमेटिक कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है बेंजीन का, इसलिए सबसे पीछे होगी। ये आर्डर को आपको याद रखना होगा। अब अगर हम लोग आ जाते हैं इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को देख लेते हैं, क्यों आखिर ये सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में अगर हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यानी कि Br+ अटैक कराते हैं तो वो क्या करेगा, बॉन्ड को ब्रेक कराकर इलेक्ट्रॉन को एक तरफ शिफ्ट कराएगा और प्लस यानी कार्बोकैटायन को अपने सेकेंडरी पोजीशन पर डेवलप कराएगा और अपना Br+ अटैक कर जाएगा, जहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। तो ये कुल मिलाकर एक इंटरमीडिएट बना और इस कार्बन के लास्ट में CH2 Br जुड़ गया है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर जो कार्बोकैटायन है सेकेंडरी है और ये कैसा है, रेजोनेटिंग सिस्टम में है। जब कार्बोकैटायन जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल फॉर्म में है यानी रेजोनेटिंग कंडीशन पे है, इसलिए हमेशा हम लोग आंसर देते हैं किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को सबसे पहले जब पूछा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हमें याद रखना होगा हमेशा। तो ऑर्डर हमें याद हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे कुछ रिएक्शंस हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर हम सीधे सोल्यूशन पे डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि 3 आइसोमेरिक एल्कीन है और उनको अगर हाइड्रोजनेशन करा दिया जाता है तो 2 मेथाइल ब्यूटेन बनता है। तो ये तो ठीक है, बनेगा। अब उसने तीनों को अलग अलग एल्कीन को तोड़ करके उनको अलग अलग रिएक्शन कराने की कोशिश की है, यानी कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया है और ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन कराया है। तो हम लोग आ जाते हैं, पहली जो यहाँ पर रिएक्शन दी गई है उसको उसने कराया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से
और वो हाइड्रोबोरोसिन ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एंटी मार्कोनी कार्प रूल से, यानी OH वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर हाइड्रोजन नंबर ज़्यादा होंगे। बगल में आ जाते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन में, ये मार्कोनी कार्प रूल के हिसाब से रिएक्शन होती है जहाँ पर OH माइनस अटैक करता है वहाँ जहाँ हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं। फिर आ जाते हैं नीचे, सेम कंडीशन यही करनी है, नीचे वाली एल्कीन पर हम लोग इधर मार्कोनी कार्प रूल को कराएंगे और उधर की तरफ एंटी मार्कोनी कार्प रूल को कराएंगे। इसी तरीके से नीचे वाली जो तीसरी एल्कीन है उसको भी ऐसे हम लोग एंटी मार्कोनी कार्प रूल और मार्कोनी कार्प रूल के हिसाब से करा करके हम लोग उस क्वेश्चन के आंसर को समझ सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अगली रिएक्शन को देखते हैं, जहाँ पर बेंजीन के प्रिपरेशन की कुछ मेथड दिए गए हैं। ये टोटल 4 मेथड है जो हमें रटे होना चाहिए, जो बेंजीन के N2Cl लगने के बाद यानी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की बात कर देते हैं। फिर इसके बाद ये क्लोरोबेंजीन है जिसको हम रेने निकल से रिएक्शन करा के बेंजीन में कन्वर्ट कराते हैं, जबकि दूसरा जो फिनॉल है उसको जिंक के साथ रिएक्शन करा करके बेंजीन बनाते हैं। और तीसरा जो बेंजीन पे COOH ग्रुप है जहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन करा करके NaOH की प्रेजेंस में हम लोग बेंजीन में कन्वर्ट करा देते हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन है H3PO2 के साथ रिडक्शन जो बेंजीन में कन्वर्ट कराती है, दूसरा रेने निकल में और तीसरा जिंक में। और हम लोग लास्ट में देखते हैं कि बेंजीन को अगर फिर से रेने निकल से कराई जाए तो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, या प्लेटिनम या हाइड्रोजन के साथ उसको रिएक्शन करा देते हैं तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। आगे आ जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दी गई हैं जहाँ पर बेंजीन पर हम लोग करा देते हैं अटैक, जैसे नाइट्रेशन है HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल NO2+ हो जाता है। और दूसरा सल्फोनेशन जहाँ H2SO4 की प्रेजेंस पर हम लोग SO3 का अटैक करा देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता है। अगर वो नहीं है तो हम लोग HSO4- को भी ले सकते हैं। दूसरा आ जाता है क्लोरीनेशन की बात करते हैं। क्लोरीनेशन के लिए Cl2 के साथ AlCl3 ले लेते हैं या Cl2 के साथ FeBr3 ले लेते हैं और ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, Cl+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। नीचे ब्रोमिनेशन में फिर उसी तरह से Br2 के साथ AlCl3 या Br2 के साथ FeBr3 और हम लोग रिएक्शन करा करके इसको बेंजीन के साथ ब्रोमोबेंजीन करा लेते हैं। अब हम